सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएस से देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर खबरों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले हर रोज की तरह बात ईरान अमेरिका इजरायली जंग के बारे में। हर बार की तरह जैसे मैं कहता हूं कि इजराइल कम नजर आता है, ईरान और अमेरिका ही आगे है। ट्रंप बोल रहे हैं कि ईरान के साथ आज जंग खत्म हुई। क्या सच में जंग खत्म हो गई है, या फिर जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे कि कभी कहते हैं कि आज रात सबसे बड़ा हमला होगा और रात होते होते मुकर जाते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक वर्चुअल रैली में अपने समर्थकों को ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, उनके साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि सब ठीक रहा तो जेडी वांस और खामेनेई की मुलाकात होगी और सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में डील की मंजूरी खामेनेई ने दे दी है। तो आने वाले दिनों में आपको जो शांति समझौता है वो साइन होता दिखेगा। यूरोप में ये जो समझौता है ये साइन हो सकता है, ये बात उन्होंने कही है। और इसमें ये कहा कि जो जेडी वांस है वो इसमें जी। शामिल होंगे अमेरिका की तरफ से। खैर, ईरान ने कहा है कि अभी हमने अंतिम फैसला नहीं लिया है, हमारा कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है। तो जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बगई, उनकी स्टेटमेंट उसके तुरंत बाद आई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों को भी यही बात की है कि हमारी जो डील है ईरान के साथ वो सिरे चढ़ चुकी है और यूरोप में अगले सप्ताह कहीं पे भी जो पीस ट्रीटी है वो साइन हो सकती है। खैर, अगर बात करें तो देखिए, 2 दिन पहले 10 जून को हम एक खबर के बारे में बात कर रहे थे कि आप सेटेबेलो जहाज के ऊपर अमेरिकी हमला हुआ था, जिसमें कुछ नाविकों की मौत होने की खबर थी। उस समय इंडियन मीडिया कोई नंबर नहीं चला रहा था, उस समय हम 3 कह रहे थे। तो आज एक कंफर्मेशन आई है कि हाँ, 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की डेथ हुई है। उसमें अमेरिका में जो इंडिया में जो अमेरिकी एम्बेसडर है उनको भी तलब किया गया था। और खैर, जो एमटी जलवीर इस जहाज को कहा जाता है, वैसे इसको सेटेबेलो जहाज मतलब टेक्निकल टर्म्स में बोला जाता है। तो खैर, ये जो धमकी थी वो आप सही कह रहे हैं कि कल धमकी दी गई कि ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला किया जा सकता है, लेकिन ऐसा देखने को मिला नहीं। खैर, उधर जो हिजबुल्लाह का और इजराइल का जो चल रहा है उसमें काफी चीजें हो रही हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि उन्होंने ड्रोन अटैक से इजरायली सैनिकों को मारा है, और जो जी। इजराइल है वो लगातार दावे कर रहा है कि वो साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कैंप्स के ऊपर हमले कर रहा है। अमेरिका ने दावा किया, सेंटकोम ने बल्कि ये दावा किया सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने होर्मुज में जो गश्त वगैरह की उसके दौरान 136 जहाजों को गुजरने से रोका गया। तो ये काफी काफी बड़ा नंबर है। और ये दिखाता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी जो नेवी की प्रेजेंस थी वो भी अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें कर रही थी। और उसमें एक जो जैसे भारत के 3 जहाजों के ऊपर हमले हुए हैं। जलवीर में तो 2 जहाजों के ऊपर हाँ, 3 बार भारतीय जहाजों के ऊपर हमले हुए। जलवीर में तो 3 भारतीय नाविकों की डेथ भी हुई है। तो खैर, जी। तो ये चीजें हैं। और उधर देखते हैं कि स्थिति क्या रहेगी। लेकिन नॉर्थ इजराइल में अभी भी रेड सायरन बज रहे हैं। उसका रीजन ये है कि नॉर्थ अब इजराइल को बहुत ज्यादा हिजबुल्लाह हो या ईरान हो, ये सब मिलकर टारगेट कर रहे हैं। तो इजराइल मेरे को लगता है कि उड़ जाएगा। अगर इजराइल कोई पीस की तरफ नहीं बढ़ता है तो इजराइल तो फंसेगा। खैर, जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो इसी जंग के प्रकोप में जो हमारे ऊपर भारत ऊपर बोझ पड़ रहा है ईंधन को लेकर, अ, इसको भी देखना पड़ेगा। एक ग्राहक अभी 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद पाएगा। ये खास तौर पर कमर्शियल यूजर्स के लिए बात है जो इंडस्ट्री वगैरह रन करते हैं। देखिए, कमर्शियल यूजर्स को तो इवन रिटेल जो आउटलेट्स हैं उनसे डीजल ही नहीं मिलेगा, ये भी एक क्लियरिटी आ गई है। और फिर वो दूसरा, कहाँ से लेंगे? हाँ, उसके लिए देखिए, उन्होंने कहा कि कमर्शियल जो यूजर्स हैं उनको सेल पॉइंट्स, जो बल्क सेल पॉइंट होते हैं वहीं से ही जो डीजल है वो खरीदना पड़ेगा। और वहां पर भी मतलब जो डीजल है उनको महंगा मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि अगर 40 रुपए महंगा जो डीजल है वो उनको मिलेगा।
तो रिटेल पे तो 40 रुपए सस्ता मिल रहा है, यानी कि 80-85 रुपए का 90 रुपए का मिल रहा है, तकरीबन 90-95 रेट हो रखा है अभी डीजल का। और अगर वो बल्क सेल से खरीदेंगे, यानी कि जो कमर्शियल वाले, उनको 40 रुपए महंगा मिलेगा। तो डीजल अपने आप में एक नई ये कमर्शियल में तो साफ साफ पैसे की बढ़ोतरी हो ही गई है, 40 रुपए की अगलों ने कर ही दिया तरीके से। खैर ये कहा, आपको पता है कि मैंने अब हम भी कई बार पहले बात कर रहे थे कि जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो कई जगह पे तो 1000 रुपए से ज्यादा का ही डीजल नहीं दे रहे। ये 200 लीटर डीजल की तो बहुत बड़ी लिमिट है। ठीक है, हालांकि पंजाब हरियाणा में इन इलाकों में इतनी कमी किल्लत नहीं देखने को मिली, लेकिन साउथ के स्टेट हो गए, गुजरात हो गया, ऐसे सूबों में बहुत सारी जो डीजल की किल्लतें हैं, लंबी लाइनें भी हमें देखने को मिली। और उसमें ये देखा गया कि 1000 रुपए से ज्यादा का डीजल नहीं भर रहे थे गाड़ियों में जो पंपों के मालिक थे। खैर आप देखें कि ये जो पाबंदी है 90 दिनों के लिए लगाई गई है, शुरुआती तौर पर अगर देखें तो बेशक से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो लगातार दावे कर रही हो कि किसी किस्म की कमी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि दिक्कतें तो हैं डीजल की। और कन्वेंशनल फ्यूल भारत में उसमें कमी चल रही है, उसमें एलपीजी हो या फिर डीजल पेट्रोल हो। जी, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़े तो एयर इंडिया हादसा जो अहमदाबाद में हुआ था, बहुत बड़ा हादसा था। अपने जो लोगों की डेथ हुई उसके हिसाब से अगर देखें, 1 साल उसको हो चुका है। बहुत सारी स्टोरीज उसको लेकर लग रही हैं, जो लोगों का सम्मान वापस करने की बात और सबको कंपनसेट करने की बात। इस सबके बीच में जो सबका ज्यादा ध्यान खींचता है वो है कि जहाज आखिरकार क्रैश हुआ क्यों था। उसका जो इंजन बंद होने का जो क्या कारण था? क्या उस पर खोज जानबीन हो सकी है कोई? देखिए 12 जून 2025 को ये विमान हादसा हुआ था। आपको और आपको पता है कि 260 लोगों की मौत हुई थी। सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बच पाया था। उसके अलावा 260 लोगों की मौके पे ही डेथ हो गई थी। लगातार हमने फॉलो अप स्टोरीज देखी हैं जिसमें जो परिवार, जिन लोगों के लोग मरे इसमें, उनके परिवार लगातार रो रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे फॉलो अप मैंने भी देखे, रॉयटर्स के भी देखे और दूसरे एजेंसीज के भी फॉलो अप देखे। कहीं पर भी ये इस दावे की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जो इस बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में जो ये हादसा हुआ, ये कैसे हुआ। कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, कुछ ही सेकंड के अंदर ये दुर्घटना कैसे घटी, कोई क्लियरिटी कहीं पे भी नहीं है। और ये बताया जा रहा है कि एरोस्पेस जीई एरोस्पेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें इंजन कैसे बंद हुए उसको लेकर जांच अभी पेंडिंग है, ये स्टेटस दिखाया जा रहा है। खैर जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियों ने को बहुत सारा तंग किया, अखबार वालों ने, पत्रकारों ने, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी भी थी। जी, तो जो लगातार जांच एजेंसियों के अधिकारी वो एक ही बात कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन 1 साल के अंदर पूरी नहीं हो सकती, अभी हम काम इसके उसको लेकर काम कर रहे हैं। खैर जी, बहुत इसको लेकर ना बहुत सारी अलग अलग चीजें भी हैं कि जो भारतीय पायलट संघ है उसने जो इंटरिम रिपोर्ट है उसको अपडेट देने को लेकर का भी विरोध किया है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे मुआवजे को लेकर बातचीत है, तो मुआवजे को लेकर मुआवजा मिला है या नहीं मिला है, इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। बहुत सारे परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें अभी कोई मुआवजा नहीं मिला है, कई परिवार कुछ और कह रहे हैं। तो खैर स्थिति बहुत डिफरेंट है और ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी अलग अलग है। बहुत सारे इसमें विदेशी मूल के नागरिक भी थे, भारतीय मूल के नागरिक भी थे, तो और एनआरआईज थे, बहुत अलग अलग डिफरेंट ज्योग्राफीज के लोग थे। तो लेकिन एक चीज है कि 1 साल के भीतर हमने कितनी ही जो इंडिया में एयर स्पेस के अंदर खराबियां रही, फ्लाइट्स की गड़बड़ियां रही, उनके बारे में खूब सारी खबरें की। ये देखने को मिला कि इंडिया का जो एयर ट्रैफिक है वो कितना अनसेफ है, कितने अनसेफ उनके एरोप्लेन्स हैं, कितनी बार पैनिक की सिचुएशन बनी। शायद मुझे लगता है कि इस 1 साल के भीतर भीतर भारत को बहुत कुछ सीखने की जरूरत थी। बहुत सारी चीजें में सुधार भी हुआ है, लेकिन जितने सुधार की जरूरत है उतनी सुधार मुझे लगता है कि नहीं हुए हैं। डीजीसीए और पायलट्स के बीच में और कंपनियों के बीच में भी काफी विवाद हमें देखने को मिले इस बीच में। जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने की खबर है। यहाँ पर 4000 ईवीएम मशीनें रखी हुई थी। देखिए गुरप्रीत, आज पश्चिम बंगाल से बहुत अपडेट्स आई हैं, बहुत अलग अलग अपडेट्स हैं। इसमें जो सबसे जी, चौंकाने वाली पॉलिटिकल अपडेट थी वो ये थी कि कोलकाता की एक सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई और उस
बिल्डिंग में 4000 ईवीएम मशीनें रखी हुई थी और वो जल गई। ठीक है, 10 सीटों के ऊपर ये ईवीएम मशीनें इस्तेमाल हुई थी। खैर जो पॉलिटिशियन है वो आप ही मान रहे हैं कि इसमें कोई ना कोई साजिश तो है। जो तृणमूल कांग्रेस है वो कह रही है कि आग कोई एकदम से रहस्यमय तरीके से नहीं लगी है, ये कहीं ना कहीं ये जानबूझ के नष्ट की गई हैं। और ये भी कहा कि इसमें 4000 कंट्रोल यूनिट, 4000 बैलेट यूनिट और 4000 वीवीपैट मशीनें भी नष्ट हुई हैं। और ये सारे इलाके वो हैं जहां पे लगभग लगभग बीजेपी की जीत हासिल हुई है, बीजेपी को जीते हैं, बीजेपी जीती है। अब जैसे मैं देख रहा था कि प्रतीक सिन्हा और ने भी एक स्टोरी ब्रेक की जिसमें उन्होंने बताया कि एक विधानसभा सीट पर जहां पर 88% मुसलमान थे, वहां पर एक बूथ ऐसा देखने को मिला जहां पे 90 एक बूथ के ऊपर 97% वोटें बीजेपी को मिली हुई थी, 5 वोटें तृणमूल कांग्रेस को और एक लेफ्ट को मिली हुई थी। तो जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बताया गया। और उसके बाद बहुत सारे जो ऑल्ट न्यूज है उन्होंने भी बहुत सारे खुलासे इस बात को लेकर किए। अब देखिए सवाल कई सारे हैं। सवाल तो पहला सवाल तो यही है कि भाई चुनाव आयोग ये बताए कि ये आग कैसे लगी, किसने लगाई, ये होना चाहिए। और उसमें ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मशीनें सारा कुछ ही क्यों जल के राख हो गया। तो क्या ये आग साजिशन है? बंगाल के चुनाव को लेकर कितने सारे ही हमारे सामने कॉन्स्पिरेसी थियरीज मौजूद हैं। ममता बनर्जी लगातार ये बात कह रही है कि चुनाव आयोग के दम पे बंगाल बीजेपी ने जीता है। खैर ये बीजेपी अब ड्रामा तो करेगी। बीजेपी कह रही है कि हमने तो एफआईआर दर्ज कर दी है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की जांच दे दी है। पर ये काफी भयावह आग देखने को मिली और इसके जो धुएं की लपटें थी वो भी सैकड़ों फुट ऊंचे तक थी। पूरा लाल लाल, वो आप विजुअल देखेंगे तो सारी उस बिल्डिंग धधक रही थी। तो साफ दिख रहा था कि एकदम से तो इतनी आग नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ ये आग लगाई गई है। और ईवीएम मशीनें ही क्यों नष्ट की गई? जो वोट चोरी के जो आरोप है लगातार, ज्ञानेश कुमार की बीजेपी के साथ जुगलबंदी के आरोप, पश्चिम बंगाल का चुनाव फेयर नहीं हुआ ये आरोप, इवन बहुत सारे पत्रकारों ने स्टोरीज ब्रेक की जिसमें मैंने एक प्रतीक सिन्हा और वाली स्टोरी का जिक्र किया, जिसमें ये साफ दिख रहा था कि एक मुसलमान बहुल बूथ के ऊपर जहां पर 88% मुसलमान थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 वोट तृणमूल कांग्रेस को मिली, बाकी सारी बीजेपी को मिली। तो ये अपने आप में जी। दिखाता है कि जो चुनाव की जो फेयरनेस है उसको लेकर काफी बड़े सवाल ऑलरेडी थे। और अभी ये 10 सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर बीजेपी जीती हुई थी, जिनकी ईवीएम मशीनें जली हैं। तो ये एक चुनाव कितना निष्पक्ष हुआ, पश्चिम बंगाल का कितना नहीं हुआ, उसको उसको खुलासा करती हैं। खैर ममता बनर्जी के खिलाफ आज कलकत्ता में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो ये एफआईआर, जी। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये ईवीएमओ से ध्यान हटाने के लिए ममता बनर्जी के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली ताकि मीडिया का सारा ध्यान वहां पर डाइवर्ट हो जाए। आज जी। अभिषेक, उनके भतीजे अभिषेक के घर पे सीआईडी भी भेज दी। उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है वो पुराने चुनाव की एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने चुनाव के दौरान एक जगह भड़काऊ भाषण दिया था। तो अब आप लो। सोचिए कि हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया है। तो काफी अजीब है कि जिस दिन ईवीएम मशीनें जली गई उसी दिन पुराने मामले को लेकर एफआईआर क्यों दर्ज की गई, आज ही क्यों बिल्कुल। अभिषेक बनर्जी के घर पे सीआईडी भेजी गई। तो ये कुछ चीजें हैं। वैसे तो ममता बनर्जी की जब हार हुई उसके 14 दिन के अंदर अंदर तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की बीजेपी ने कोशिशें की। 19 सांसदों को 18 मई को बुलाया गया। खुद मौके के जो मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी भी मिले, अलग अलग स्पीकर्स को लेटर लिखवाए गए। वो सारा जो कांड है तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का वो बीजेपी का चल ही रहा है और अब ईवीएम भी जला दी है। तो ये चुनाव की जो इंडियन डेमोक्रेसी कितनी निष्पक्ष है और मौके की जो हुकूमतें चुनी जा रही हैं वो कितनी पारदर्शी तरीके से चुनी जा रही हैं, इसको लेकर एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। जो विपक्ष वोट चोरी के आरोप लगा रहा है, चुनाव आयोग के बीजेपी से मिले होने के जो आरोप लगा रहा है, इनमें कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं के कारण बल मिलता है, ऐसी उनकी स्टेटमेंट्स को दम मिलता है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो राज्यसभा के लिए नामांकन रद्द होने के बाद जो मीनाक्षी गए थे, उन्होंने अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने उनकी ये याचिका को रद्द ही कर दिया है। क्या है इसको रद्द करने का आधार? देखिए उन्होंने कहा कि आपकी जो भी पिटीशन है वो आप चुनाव पिटीशन दायर करिए, ये पिटीशन ऐसी नहीं चलेगी, आप चुनाव आयोग में जाइए। अब चुनाव आयोग ने तो उनकी पिटीशन को उनके नॉमिनेशन को खारिज किया है। खारिज ही बिल्कुल। किया तो चुनाव आयोग के पास जाके क्या करेंगे? देखिए साफ है, पहले मतलब मीनाक्षी नटराजन का पहले आप बयान सुनिए। उन्होंने साफ कहा
कि जी, जो ये फैसला आया है, इससे साफ पता लगता है कि पहले वोट चोरी होती थी, इस बार सीट चोरी हुई है। जो जी, उनका नॉमिनेशन खारिज करके ये जो सीट है राज्यसभा की, वो बीजेपी के खाते में चली गई है। मध्य प्रदेश का ये मामला है। मध्य प्रदेश से क्योंकि संख्या बल कांग्रेस के पास था, जिसमें दिख रहा था कि 2 जो राज्यसभा एमपीज हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी के जीतेंगे, एक कांग्रेस का जीतेगा। लेकिन 3 के 3 अब दिख रहे हैं, अब बीजेपी के जीत गए हैं। खैर अब करे भी क्या? हालाँकि मीनाक्षी नटराजन, आपको पता है, उनको और एक अहम ज़िम्मेदारी भी दी गई है कांग्रेस की तरफ से। उनको पंजाब का, आपको पता हो, प्रभारी लगाया गया। 3 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं पंजाब कांग्रेस में जो खटपट चल रही है उसको देखने के लिए। एक तो अजय माकन जी, और दूसरे मीनाक्षी नटराजन और एक जाटव हैं, भजन लाल जाटव। तो ये मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की बहुत कोर मेंबर मानी जाती हैं, यानी कि भूपेश बघेल जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वो ठीक से शायद अपडेट नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए ये ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। ये एक बड़ी घटना है। खैर, मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा तो नहीं पहुंच पाएंगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बड़ी जो दोबारा सुनने की जरूरत है कि पहले जी, सिर्फ ये वोट चोरी कर रहे थे, अब मेरी सीट ही चोरी कर ली, मतलब हुँ, चुनाव ही नहीं लड़ने दे रही है अपोजिशन को। तो ये अपने आप में बिल्कुल। एक बड़ी स्टेटमेंट है। जी, इससे आगे बढ़े तो हिमाचल में हम देख रहे हैं लगातार वहाँ से वीडियोज़ आ रही हैं कि कैसे लोगों का तांता लगा हुआ है, बहुत बड़े-बड़े जाम देखने को मिल रहे हैं, लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए और गर्मी से बचने के लिए उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऊपर से मौसम भी क्रूर नज़र आ रहा है, 24 घंटों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी हो गया। देखिए, फ्लैश फ्लड और एकदम से बारिश होना, तेज बारिश होना, ये किस चीज की घटनाएं हैं? ये इनको हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस बोलते हैं। हुँ, हिमालयाज में आपको पता है कि पिछले 10 साल से लगातार एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस घट रही हैं। मॉनसून को लेकर ही इतनी सारी दिक्कतें थी। लगातार 12 जिलों में, हिमाचल प्रदेश में पिछले, आप याद करिए कि 20 दिन से लू के अलर्ट रहे हैं। ठीक है, इतना हमने कभी हिमालयाज में देखा भी नहीं था कि हीट वेव के अलर्ट रहे होंगे। तो कभी एल नीनो ईयर का खतरा था, कभी मॉनसून के लेट होने का खतरा था, लेकिन एकदम से मौसम बदला, और एक्सट्रीम, और मौसम बदला भी तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की तरफ गया। उसमें फ्लैश फ्लड के खतरे 24 घंटे अगले रहेंगे। जो जी, बारिश है वो बहुत तेज हुई, कसौली में तो बहुत तेज बारिश हुई है। कसौली आज, मैं चंडीगढ़ में था, तो चंडीगढ़ से कसौली के पहाड़ साफ दिख रहे थे, तो समझ आ रहा था कि बहुत तेज बारिश वहां पर हुई है। तूफान 81 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चले हैं। जो लोग छुट्टियां मनाने के चक्कर में या फिर उधर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, उनको रुकना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हिमालयाज में घट रही हैं। पिछली बार का आप मॉनसून याद करिए कि कैसे मंडी में या फिर हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 4 जिले ऐसे थे जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो धर्मपुर, पालमपुर, सोलन, ये सारे इलाके ऐसे हैं आज, हमीरपुर, जहाँ पे तूफान भी चलेंगे, जहाँ पे तेज बारिश भी होगी, और फ्लैश फ्लड की घटनाओं का खतरा भी है। खैर, बात करें कि कुछ नुकसान हुआ छोटा मोटा, जैसे जो आपको पता हो, वन गुज्जर जो समुदाय होता है, वन गुज्जर भेड़ बकरियां या फिर भैंसे या गाय वगैरह रखते हैं, तो उनकी 20 भेड़ बकरियां इस फ्लैश फ्लड में एकदम से वो जो नदी का, सूखी नदी होती है जो अपन कहें कि जिसको ऐसा दरिया माना जाता है जो सिर्फ बारिश के टाइम पे चलता हो, तो वो उस दरिया में वो भेड़ बकरियां चल रही थी, घास, एकदम से फ्लड आया और वो 20 की 20 बकरियां बह गई। तो ऐसे नुकसान तो अब आगे को देखने को मिलेगा। हालांकि जो टेम्परेचर है वो हिमालयाज में गिरा है, ये एक सुखद खबर है, लेकिन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कुछ टाइम के लिए आपको देखने को मिलेंगी। जी। और उधर अमेरिकी हमले में भारतीय 3 लोग जो मारे गए हैं, उनमें से एक मृतक आदित्य के शव का इंतज़ार परिवार कर रहा है, गाँव में मातम छाया हुआ है और भारतीय सरकार ने भी वैसे शायद अमेरिकी एक डिप्लोमेट या एक और अधिकारी को तलब किया था शायद आज। हाँ, वो तो एम्बेसी ऑफिस से बुलाया गया था, लेकिन बात तो ये है ना कि 3 बार भारतीय जहाज़ों के ऊपर हमले वेसल्स हुए, पर जो ये हमला जल हुआ। हाँ, ये जो जलवीर जहाज़ था जिसको, इसके ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें हमीरपुर, जो हिमाचल प्रदेश का जिला है हमीरपुर, उसके बालू गाँव का एक लड़का था, 23 साल का, मर्चेंट नेवी में था, आदित्य शर्मा, तो उसकी डेथ हुई है। 3 लोगों की डेथ होने की खबर है भारत के। ये शायद वही नौजवान तो नहीं था जिसने अभी जॉइन ही किया था पिछले 6 हाँ, महीनों हाँ। के अंदर-अंदर? हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ये जी। बहुत यंग यंग नौजवान था, 23 साल का ही था, और इसके अब बात करें तो इसके गाँव में मातम पसरा हुआ है, डेड बॉडी का इंतज़ार किया जा रहा है कि पता नहीं कब ये जो वापस है ये आएगा। खैर, प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री से जो गाँव वाले हैं, वो जल्दी से डेड बॉडी मंगवाने की अपील कर रहे हैं।
7 महीने पहले ये वहाँ पर गया था और 7 महीने अब लौटने वाला था, लेकिन खैर ये बच्चा पूरा हो गया है। उनके पिता हैं राजेश शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि जो जहाज को डेंजर जोन में लेके कौन गया, तो उस शिप के कैप्टन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब इतना मामला चल ही रहा था तो भारतीय जहाजों को डेंजर जोन में ले जाने की परमिशन क्यों दी गई। खैर सवाल बहुत सारे हैं, मेरे को लगता कि ऐसे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। युद्ध किसी और देशों के बीच में है और नुकसान भारत के कई लोगों का हुआ है। खैर देखते हैं कि क्या आगे चीजें रहती हैं। 24 में से ये बताया जा रहा है कि 21 लोगों को बचाया जा सका और 3 लोगों की डेथ हुई। जी। और हरियाणा सीएम बोल रहे हैं कि पंजाब के इस सरकार ने उनका कार्यक्रम रोकने की कोशिश की। देखिए, पटियाला जिले की एक घटना बताई जा रही है। पटियाला के राजपुरा में सैनी समाज के एक सम्मेलन में शामिल हुए थे। वहाँ पर जी। उन्होंने सैनी समाज में संदेश देने की कोशिश की है कि देखो, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो हमारे कार्यक्रम नहीं होने दे रहे। तो उसमें जी। एसएसपी को ये भी बताया कि मैं एक कार्यक्रम के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन एसएसपी का मेरे स्टाफ को फ़ोन आया और उनको कहा गया कि वहाँ ना जाऊँ और मेरे को यहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातों का ज़िक्र किया कि हरियाणा में हमने इस किस्म की योजनाएँ चला रखी हैं, इनको पंजाब में भी लागू करेंगे। तो वो पंजाब के लोगों को बहकाने के लिए बीजेपी ने उनको छोड़ तो रखा और वो उनको ये कहा भी ये गया कि आप सैनी वोटों को कम से कम अपने काबू में लो। तो बीजेपी हुँ। करती भी ऐसे ही है। मुझे लगता है कि हरियाणा में उन्होंने कितना विकास किया है, क्या काम किया है, एक बार खुद पंजाब के लोग जानते भी हैं। हरियाणा के लोगों के साथ पंजाब के लोगों की कोई ज़्यादा दूरी तो है नहीं। किसी की बिल्कुल। रिश्तेदारियां हैं, कोई ऐसे दोस्ती किसान आंदोलन के दौरान पड़ गई होंगी, और भी बहुत सारे मामले होंगे। तो आप कम से कम फोन करके हरियाणा वालों से जरूर पूछ लेना कि बीजेपी ने कितना भला हरियाणा का कर दिया है। बल्कि हरियाणा को आप जातियों में आपस में लड़ा और दिया है। ठीक है, हरियाणा में एकता और बिल्कुल। खत्म कर दी है। तो खैर देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि नायब सैनी को बीजेपी पंजाब में सैनी वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल करेगी। और वो जो अब ये ड्रामा भी कर रहे हैं कि मेरे को रोका जा रहा है, मेरे को पंजाब में काम नहीं करने दिया जा रहा, भगवंत मान रोक रहे हैं, उसकी पुलिस रोक रही है, तो ये कर भी सैनी समाज के मीटिंग्स में ही जाके कर रहे हैं ड्रामा भी। तो खैर मेरे को लगता है कि पंजाब में कोई कास्ट पोलराइजेशन जैसी स्थिति बना पाएगी बीजेपी। कोशिश तो उन्होंने पिछले चुनाव में भी की थी कि दलित वर्सेस जट करवा दिया जाए, वो बहुत सारी जी। कोशिशें करते हैं। तो अब की बार ये देखा जा रहा है कि ओबीसी वर्सेस जट करवाने की कोशिश कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।